क्या मोदी सरकार बैंकों को खत्म करना चाहती है? क्या मोदी सरकार की बैंकों से दुश्मनी है? क्या मोदी सरकार को बैंक कर्मी पसंद नहीं? क्या मोदी सरकार बैंक और बैंक कर्मियों के लिए बुरा सपना बनकर आई है? ये कुछ सवाल हैं जो इन दिनों देश के हर बैंक कर्मी के मन में खड़े हो रहे हैं। और हो भी क्यों ना, बैंक और बैंक कर्मियों के प्रति मोदी सरकार की नीतियां और निर्णय कुछ ऐसे ही रहे हैं। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, भारतीय बैंक और बैंकर्स की मुश्किलें बढ़ती गई हैं। अब यह चर्चा इसलिए क्योंकि हाल ही में जारी हुए केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ ऐसे प्रस्ताव रखे कि बैंक कर्मियों की नींद उड़ गई। वित्त मंत्री ने घोषणा कर दी कि जल्द ही आईडीबीआई बैंक को विनिवेश के तहत निजी हाथों में सौंपा जाएगा। साथ ही जल्द 2 और सरकारी बैंकों को सरकार निजीकरण करेगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि ये दोनों बैंक देश के चुनिंदा 3 बड़े सरकारी बैंकों में से कोई 2 हो सकते हैं। वित्त मंत्री की इन घोषणाओं का बैंकर्स पर बड़ा असर पड़ा, मगर यह पहली बार नहीं था। यह पहली बार नहीं था जब मोदी सरकार की नीतियों से बैंकर्स या बैंकों के माथे पर शिकन पड़ी हो। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, उसके कई निर्णय बैंकर्स और बैंकों के लिए परेशानियों भरे ही रहे हैं। बताते हैं कि कैसे पिछले 6 वर्षों में यह सरकार बैंकर्स और बैंक कर्मियों के लिए बुरा सपना बन गई है। मोदी सरकार ने आते ही सबसे पहले जनधन योजना शुरू की। जीरो बैलेंस पर खाते खोलने की इस योजना को सफल बनाने के लिए बैंकों को टारगेट दिए गए। बैंकर्स को बैंकिंग को छोड़ सिर्फ जनधन खाते खोलने के लिए छोड़ दिया गया। सरकार ने मुफ्त अकाउंट खुलवाकर लोगों को तो फायदा पहुंचाया, मगर बैंकों के लिए यह नुकसानदायक रहा। बैंकों को हमेशा से ज़्यादा मुनाफा कमाकर सरकार को देने के लिए कहा जाता है। यह अर्थव्यवस्था बैंक और बैंक कर्मियों के लिए फायदेमंद होता है, मगर जनधन खाते खोलने के दौरान बैंक और बैंकर्स ऐसा कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद आई नोटबंदी। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये वो समय था जिसे कोई भी बैंकर अपने नौकरी काल में याद न करना चाहे। प्रधानमंत्री ने एकाएक नोटबंदी कर दी और बैंकों पर इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी लाद दी। उस दौर में बैंकर्स ने दिन रात एक कर काम किया। नोटबंदी के प्रेशर से इस दौरान कई बैंकर्स की जानें गईं तो कई डिप्रेशन में चले गए। कई इलाकों में बैंकर्स को अपनी शाखाओं में रातें गुजारनी पड़ी। इन सब के बावजूद बैंकर्स को सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन तक नहीं मिला। वहीं जिस मकसद से नोटबंदी की गई वह भी पूरा नहीं हो पाया। नोटबंदी के बाद 99% तक पैसा दोबारा बैंकों में आ गया। सरकार इसके बाद जीएसटी लाई। एक ऐसी व्यवस्था है जो नए गवर्नेंस के कल्चर को भी लेकर के आती है और जिसके द्वारा जीएसटी हम लेकर के आए। जीएसटी से व्यापारियों को नुकसान हुआ और उन्हें कई मुश्किलें झेलनी पड़ी। इसी का असर रहा कि जीएसटी के बाद बैंकों का एनपीए बढ़ा और कई खाते एनपीए हो गए। हर सरकारी योजना को सफल बनाने की जिम्मेदारी पहले बैंकों पर ही रहती है। इसी कड़ी में कोरोना आ गया। कोरोना से लोगों के रोजगार छूटे। रोज मेहनत कर कमाने वालों की दिहाड़ी तो छूटी, सरकार ने उनके खाते में अलग अलग योजनाओं में पैसे डाले। फिर क्या था, एक बार फिर बैंकों के आगे खाता धारकों की लाइन लग गई। इसके चलते बैंकर्स को कोविड के उस दौर में भी बिना किसी खास सुरक्षा के काम करना पड़ा, जिस दौर में पूरा देश घरों में बंद था। इंदिरा गांधी को तो आप जानते ही होंगे। वो एक दौर था जब इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए बड़ी मात्रा में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। यह बैंकिंग और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम माना गया था, मगर मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद इसका ठीक उलट हुआ। मोदी सरकार में बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो दूर, तेजी से मर्जर और प्राइवेटाइजेशन हुआ।
असर यह हुआ कि 2017 तक जहां देश में 27 पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ करते थे, 2020 तक यह कम होकर 12 ही रह गए। सबसे पहले स्टेट बैंक के सभी एसोसिएट बैंकों और भारतीय महिला बैंकों को एसबीआई में मर्ज किया गया। इसी तरह देना और विजया बैंकों को भी बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलाया गया। इसके बाद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज किया गया। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया। इसी तरह सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के साथ मर्ज किया गया। ये तो मर्जर थे। मोदी सरकार के रहते कई बैंक जहां दिवालिया हुए, कुछ तो होते होते बचे। पीएमसी बैंक आपको याद होगा, इसके दिवालिया होने से लोगों को हुई परेशानियां हमें अच्छे से मालूम है। यस बैंक भी इसी रास्ते पर था। उसे जैसे तैसे आरबीआई के सूझबूझ से बचाया गया। आने वाले दिनों में सरकार लक्ष्मी विलास बैंक को डीवीएस बैंक के साथ मर्ज करने की तैयारी कर चुकी है। हालांकि इस मर्जर को भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला बता चुके हैं। बैंकों को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे अहम पुर्जा माना जाता है। ऐसे में बैंकिंग विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि मोदी सरकार बैंकों के लिए जिस तरह की नीतियां अपना रही है, वह बैंकों के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक साबित हो सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, घंटी को बजाना ना भूलें।